नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेटन में। मेरा नाम है विशाल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स की सीरीज। तो दोस्तों हर रोज जो है आपको एक नया लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि एक चैप्टर जो है क्लास 11th के अंदर जो हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं एक वीक के अंदर हम एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है। और हर रोज जो हम वीडियोस अपलोड करेंगे आप उसके अंदर जो डाउट्स हमसे पूछते हैं वो सैटरडे को हम एक लेक्चर लगाकर और सैटरडे वाले लेक्चर के अंदर हम सारे के सारे जो डाउट्स हैं उनको कवर कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जो हम वीडियोस कंटिन्यू करेंगे कि मंडे टू फ्राइडे हमारे पास जो है सारे के सारे वीडियोस अपलोड होंगी। सैटरडे को जो है आपका जो डाउट से रिलेटेड जो भी लेक्चर होगा वो जितने भी डाउट्स आपके मंडे टू फ्राइडे वो सारे के सारे जो है सैटरडे को अपलोड कर दिए जाएंगे। क्लियर। और एक हफ्ते के अंदर कोशिश की जाएगी कि एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाए। तो सारा का सारा सिलेबस जो आपका क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक ही जगह पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि मतलब एक टॉपिक आप एक एजुकेटर से देखेंगे और दूसरा किसी और एजुकेटर से। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर चैनल्स के ऊपर यूट्यूब पे ये देखा है मैंने कि थोड़ा कंटेंट प्रोवाइड करवा के और बाकी फिर जो है पेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ भी पेड नहीं रहेगा, आपको सारा का सारा कंटेंट एक ही जगह पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। और हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल बनाने की कोशिश की है पूरे के पूरे सिलेबस को, कि ताकि आपको जो है समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे भी जो है इस चैनल का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि सेट्स का मतलब क्या है। सेट्स एकदम टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, क्लास 10th तक हमने नहीं पढ़ा इसको। तो दोस्तों सेट का मतलब होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। कि एक ऐसी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो उसे हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो दोस्तों कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन का मतलब होता है कोई भी ग्रुप। कि देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी 5 फेवरेट मूवीज बताइए, तो आपने जो 5 फेवरेट मूवीज का नाम बताया है वो क्या है? कलेक्शन है। ठीक है। तो जो 5 मूवीज का नाम बताया वो क्या है? कलेक्शन। फिर उसके बाद ऐसे मैं बोलूँ कि अपने कोई भी मतलब देश के अंदर से 5 स्टेट्स के नाम बताइए मेरे को। तो जो 5 देश के स्टेट्स के नाम बताए आपने हमको, जो जैसे मान लिया हरियाणा, पंजाब, गुजरात, फिर उसके बाद तमिलनाडु, केरला, ऐसे आपने 5 कोई भी स्टेट्स हमको बता दिए। तो जो 5 स्टेट्स हमने चूज करे हैं ये क्या है? कलेक्शन है हमारे पास। ठीक है। तो अगर मैं किसी भी चीज का कोई ग्रुप बनाता हूं उसको क्या बोलता हूं मैं? एक कलेक्शन। अब इसके अंदर दे रखा हमें अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। कि कलेक्शन के अंदर ही मैं किस कलेक्शन को सेट बोलूंगा? एक ऐसी कलेक्शन को सेट बोलूंगा जो कि क्या होगी? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहता, जिसमें हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो, कोई भी हमको शक ना हो कि मतलब ये हमको यहाँ पे लिखना है या नहीं लिखना। या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि जिसकी डेफिनेशन 100% क्लियर हो हमारे दिमाग में कि यहाँ पे क्या आना है और यहाँ पे क्या चीज नहीं आनी है, उस चीज को तो मैं बोलता हूँ वेल डिफाइंड। लेकिन अगर कोई वेग टर्म है, वेग का मतलब क्या होता है कि जिसका 100% क्लैरिटी नहीं है हमको कि हमें क्या चूज करना है इसमें, उसे हम वेल डिफाइंड नहीं बोलते। ठीक है। तो जिस चीज के अंदर हमको 100% क्लैरिटी होगी कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? वेल डिफाइंड। और अगर किसी चीज के अंदर मेरे को क्लैरिटी नहीं है तो उसको मैं वेल डिफाइंड नहीं बोलूंगा। और जो चीज एक ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होगी उसको मैं क्या बोल सकता हूं? सेट। और अगर कोई वेल डिफाइंड नहीं है कलेक्शन, वो नॉर्मल कलेक्शन ही रह जाएगी हमारे पास। ठीक है। अब एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं इसको कि वेल डिफाइंड क्या होता है और मतलब नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी एनी 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो क्या आप मेरे को 100% श्योर होके बता सकते हैं कि 5 मैंने कौन से मल्टीपल्स पूछे हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, एनी 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 के अंदर हम कुछ भी ले सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ
मतलब ऐसे मल्टीपल्स हैं जो टू के हैं हमारे पास। अब देखिए, अगर मैं लेके चलता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, ये कलेक्शन भी ठीक है। अगर इसकी जगह मैं ले चलता हूँ 2, 16, 20, 22, 30, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर हम ऐसे कितने भी कलेक्शंस बना सकते हैं। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन 100% क्लियर नहीं है, हमको क्लैरिटी है ही नहीं हमारे पास कि हमको 5 कौन से लेने हैं। कोई भी 5 के अंदर तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि हम एनी 5 लेके चल सकते हैं। ठीक है, हमारे टोटली हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि हमको क्या लेके चलना है। लेकिन अगर मैं बोलूं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो हमें पता है कि क्या लेके चलना है, 2, 4, 6, 8 और 10। यहां पे हमको क्लैरिटी है, इसलिए हम जो है इसको वेल डिफाइंड बोल सकते हैं। या फिर अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स के अंदर मेरे को पता है क्या आएगा, 1, 2, 3 एंड 4। क्या इसके अंदर 5 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं आ सकता, तो उस कलेक्शन के अंदर हम 5 को नहीं लिख सकते। 0 आ सकता है? 0 भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इसके अंदर मेरे को 100% क्लैरिटी है कि मेरे को क्या लेके चलना है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट। ठीक है, सो दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट, बट दिस इज नॉट अ सेट। क्लियर? अगर हमारे पास कहीं पे भी ऑप्शन मिल जाए मेरे को कि इसके अंदर मैं ये भी चूज कर सकता हूं या ये भी चूज कर सकता हूं, तो वो सेट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को या जैसे हमको बोल दे कि नेचुरल नंबर्स लिखिए सारे के सारे, तो नेचुरल नंबर्स के अंदर मेरे को पता है क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसके अंदर भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि क्या लेके चलना है मेरे को, ऑल द नेचुरल नंबर्स लेने मेरे को, तो इसलिए सारे के सारे लिखने पड़ेंगे मेरे को। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ये भी मेरे पास सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑप्शन नहीं ले सकता मैं कि ये लिख लेता हूं या फिर इसकी जगह ये लिख लेता हूं मैं। 100% क्लैरिटी है मेरे को कि इस कलेक्शन में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। कि अगर मैं पूछता हूं कि 5 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 5 बेस्ट क्रिकेटर्स कौन है, तो 5 बेस्ट क्रिकेटर्स की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि हम किसको क्रिकेटर अच्छा बोलेंगे, किसको क्रिकेटर अच्छा नहीं बोलेंगे। अब देखिए, कोई अगर किसी को बॉलिंग पसंद है तो उसको बॉलर्स ज्यादा पसंद आएंगे, वो 5 बेस्ट क्रिकेटर्स में बॉलर्स को चूज कर लेगा। किसी को बैटिंग ज्यादा पसंद होगी, वो बैट्समैन को ज्यादा मतलब पसंद कर लेगा उसके अंदर। फिर कोई हो सकता है कि कैप्टन को चूज कर ले 5। तो इसकी कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होने के कारण हम इसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो है क्या हुएगी, वेल डिफाइंड नहीं हुएगी, और इसको मैं सेट नहीं बोल सकता। समझ में आई बात? तो सेट की जो डेफिनेशन है कि क्या चीज सेट होती है, क्या चीज सेट नहीं होती, ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे कि सेट को लिखते कैसे हैं। आपने देखा होगा अभी पीछे कि मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को ऐसे करके लिख रहा था और उसके अंदर लिख रहा था जो भी चीजें लिखनी थी मेरे को। तो दोस्तों, सेट को लिखने का यही तरीका होता है कि हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कि अगर मेरे को कलेक्शन बनानी है कोई, तो मैं ऐसे इन ब्रेसेस को स्टार्ट करूंगा, जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उनको स्टार्ट करूंगा, उसके अंदर अपने एलिमेंट्स लिखूंगा एंड देन आई क्लोज द ब्रैकेट्स। तो ये जो होता है सेट को लिखने का तरीका होता है। अब सेट जो होगा मेरे पास, कोई भी सेट होगा, उसको हम किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? किसी कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल, ए सेट इज दिस, बी सेट इज दिस, सी सेट इज दिस। ठीक है, कुछ भी इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं हमारे पास। तो जो सेट्स होंगे उसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर्स के। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि सेट्स को हम लिखते कैसे हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर एलिमेंट्स, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। हमने देखा कि सेट्स को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर्स के द्वारा। क्लियर? अब इसके अंदर दोस्तों हम देखेंगे सेट को लिखने के तरीके। सेट को हम जो है 2 तरीकों से लिख सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है रोस्टर फॉर्म, सेकंड होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या होते हैं?
इसको भी हम बताते हैं अभी। देखिए, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दो तरीके होते हैं जिसके अंदर हम सेट को लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म सिंपल होता है हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम सारे के सारे एलिमेंट्स को कॉमास के साथ सेपरेट करके और लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, तो उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा 1, 2, 3, 4। तो मैंने यहां पे क्या किया, चारों के चारों एलिमेंट्स को लिखा, कॉमास के साथ सेपरेट करके उनको लिख दिया। तो ये जो सिंपल जो हम लिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम? रोस्टर फॉर्म। की हमने सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग करके लिख लिया एंड वी सेपरेटेड देम विद कॉमास। क्लियर? उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है मेरे पास? सेट बिल्डर फॉर्म में मैं सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं लिखता। मैं क्या करता हूं, एक कॉमन प्रॉपर्टी से उन सबको डिफाइन कर देता हूं कि भाई एलिमेंट्स को मैं एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर दूंगा कि दिस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, वेयर एक्स जो है, एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 4 है एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया कि x को एक नेचुरल नंबर बता दिया कि भैया x जो है, इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, और x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 या 1 से बड़ी, 4 या 4 से छोटी, और x जो है क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और भी जो आप मतलब अपनी मर्जी से इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी लिखना चाहिए वो लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, कि 5 से छोटा नेचुरल नंबर है, तो उसके अंदर भी 1 2 3 4 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? तो इस तरह से भी जो है हम कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। तो हमको पता चला कि सेट बिल्डर फॉर्म में मैं क्या करता हूं, एक x लिख देता हूं खाली, सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। वी राइट जस्ट x एंड देन वी डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ x, कि भैया x क्या क्या हो सकता है। और ये जो प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ इसको सेटिस्फाई करे, कि इन 4 एलिमेंट्स के अलावा और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी लिखनी मेरे को। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाली अगर ये लिख देता x इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, और मैं ये नहीं लिखता x इज अ नेचुरल नंबर, तो इसके अंदर 1.2 भी जो है वो भी सेटिस्फाई कर देता है इस प्रॉपर्टी को। क्यों? क्योंकि वो 1 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है। ठीक है, तो खाली इतनी प्रॉपर्टी लिखने से मेरा काम नहीं चलता, मेरे को आगे डिफाइन भी करना पड़ेगा कि x जो है नेचुरल नंबर ही लेके चल सकते हैं हम। क्लियर? तो समझ रहे होंगे आप कि मैं प्रॉपर्टी किस तरह से बना रहा हूं। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। 3, 6, 9, 12, 15 ये सेट है A। अब हमको बोल दे कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम ये चीज देखने की कोशिश करेंगे कि सब में क्या कॉमन है, ऐसे क्या प्रॉपर्टी जो है सबको सेटिस्फाई कर सकती है। देखिए 3, 6, 9, 12, 15 हमने देखा कि सारे के सारे जो है 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि A इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x इज इक्वल टू 3a, कि x जो है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है, और कहां से कहां तक, a जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 5, कि a की वैल्यू अगर मैं 1 लेके चलूंगा तो क्या आ जाएगी 3, 2 लेके चलूंगा तो 6, 3 लेके चलूंगा तो 9, 4 लेके चलूंगा तो 12 और 5 लेके चलूंगा तो 15। लेकिन अभी भी प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि a जो है, a को डिफाइन करना पड़ेगा मेरे को, a इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टी पूरी हुई। तो आप जितनी बड़ी से बड़ी बनाना चाहे प्रॉपर्टी उतनी बड़ी बना सकते हैं, छोटी से छोटी बना सकते हैं। अब छोटा अगर मेरे को और करके लिखना हो तो मैं इसको डायरेक्टली 3x करके लिख सकता हूं, कि जो 3 के मल्टीपल्स है तो डायरेक्टली 3x लिख दिया एंड x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, कि भैया 3x होगा, कोई भी एलिमेंट होगा ना इसके अंदर 3 का मल्टीपल होगा, और मल्टीपल हम कितने लेके चल सकते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, कि आप 3 से मल्टीप्लाई करो, किस मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 6 से छोटा हो। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, 2 से करूंगा तो 6, 3 से 9, 4 से 12 और 5 से 15, तो 6 से छोटे तो 5 ही नेचुरल नंबर होंगे। तो इसके अंदर हमने देखा कि ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो सिर्फ इन ही एलिमेंट्स को डिफाइन करती है, इनके अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस प्रॉपर्टी से डिफाइन हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके लिख दिया।
अब ऐसे सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कह दे तो भी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे कि भाई क्या प्रॉपर्टी दे रखी है उसने हमको, और फिर हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये था रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसके अंदर जो है हमारे पास दो चीजें जो है बच जाती हैं। पहली चीज तो है मेरे पास बिलोंग्स टू, और दूसरी चीज मेरे पास क्या है, फिक्स्ड नोटेशंस ऑफ सेट्स। देखिए दोस्तों, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के साथ संबंध होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये पेन अगर मैं बोलूं कि ये पेन मेरा है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये पेन किसका है, मेरा है। तो सेम जो है सेट्स के अंदर हम यूज करते हैं उसके एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए। क्या, देखिए अगर मैं एक सेट बनाता हूं 3 6 9 12, तो अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 जो है इस सेट का ही हिस्सा है तो मैं क्या बोलूंगा, 3 बिलोंग्स टू ए। ये जो मैंने ई टाइप से जो ये बनाया है सिंबल, ये किसका सिंबल होता है, बिलोंग्स टू का। कैसे, इस तरह से। हमको ई ऐसे नहीं बनाना, दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। क्लियर। अच्छा, ये तो हो गया बिलोंग्स टू का। और अगर मैं बोलूं कि 15, क्या 15 ए का एलिमेंट है, तो 15 ए का एलिमेंट नहीं है, तो 15 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर। तो हमने देखा कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू कैसे हम लिखते हैं। समझ में आई बात, कि अगर कोई एलिमेंट, क्या कोई एलिमेंट जो है इस सेट के अंदर होगा, वो एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट, और अगर वो एलिमेंट उसके अंदर नहीं होगा तो एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू दैट सेट। ठीक है, तो बिलोंग्स टू हमने देख लिया कि किस तरह से काम करते हैं, कि हम एलिमेंट चेक करेंगे उसके अंदर होगा सेट में तो विल पुट द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, और अगर एलिमेंट उसके अंदर नहीं है तो हम क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। सिंपल। चलिए, नाउ लास्ट टॉपिक जो हमारे पास, फिक्स्ड नोटेशन ऑफ सेट्स। कि कई, जैसे हमने बताया था आपको कि सेट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट्स के साथ। ठीक है, तो सेट्स को हम अल्फाबेट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास मैथमेटिक्स में कई अल्फाबेट्स जो है रिजर्व्ड रहते हैं मेरे पास, कि उन लेटर्स से हम सिर्फ कुछ फिक्स्ड सेट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर्स के लिए मैं यूज करता हूं एन, कि अगर कहीं पे मेरे को डायरेक्टली एन लिख के दे दे तो मैं समझ जाऊंगा कि वो क्या कह रहा है हमको, नेचुरल नंबर्स। अगर वो हमसे बोले रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर्स बोलने के लिए वो क्या यूज करता है, क्यू। रियल नंबर्स के लिए वो यूज करता है आर। इंटीजर्स के लिए जेड। ठीक है, अब रैशनल नंबर, रियल नंबर्स और इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। तो अगर वो इसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव का सिंबल लगा के चल पड़ता है तो हम मान के चलेंगे कि जैसे क्यू पॉजिटिव कर दे तो बात कर रहे हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की, अगर वो आर पॉजिटिव कर दे तो पॉजिटिव रियल नंबर्स, जेड पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और ऐसे अगर वो नेगेटिव का सिंबल यूज कर ले तो हम बात करेंगे नेगेटिव की। ठीक है, तो ये कुछ फिक्स्ड सेट्स है हमारे पास, कि नेचुरल नंबर्स के लिए एन, रैशनल नंबर्स के लिए क्यू, रियल नंबर्स के लिए आर, और इंटीजर्स के लिए जेड। तो इसी के साथ दोस्तों हमने 1.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो तब 1.1 जो आप इसके साथ कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है उस एक्सरसाइज में तो आप कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। सैटरडे को जो है आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।